अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। बहुत अरसे से थोड़ी थोड़ी बातें, कुछ इख्तिलाफात पीटीआई कहें उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें उसमें सामने आ रहे थे और अब वो खुलकर सामने आ गए। जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी बहुत सारे जो पीटीआई के अरकान थे वो उसमें भट पड़े, उन्होंने सवालात उठा दिए और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी सवालात उठा दिए। और शेर अफजल मरवत साहब को भी हमने देखा कि वो बहुत अरसे से वो बहुत सारे ऐसे लोगों, जैसे पहले उन्होंने शुएब शाहीन से पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, फिर उन्होंने हामिद रज़ा साहब के खिलाफ कोई बात करी थी जिसका हामिद रज़ा साहब ने बड़ा तगड़ा सा उनको जवाब भी दिया था और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब जाके खुलकर जब ये सामने चीज़ें आई हैं, लेकिन उसके अलावा जो शेर अफजल मरवत साहब खुद भी हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर भी सवालात उठा दिए और उन्होंने तारीख गिनवाई कि जी वहदत मजलिस मुस्लिमीन के साथ ये मुआहदा होना था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इनके साथ हुआ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हुआ और किसके कहने पर हुआ ये बात भी सामने आनी चाहिए। और ये बातें अभी चल ही रही थी कि बीच में जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो बनी थी बाद में, और परवेज़ खटक साहब जो कि वज़ीर आला भी थे केपी के, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर बने पीटीआई से, वो अलग हुए थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं हबीब औरंगज़ेब, उनका भी बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी मुआहदा हो गया था। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ मुआहदे की शर्त ये थी कि परवेज़ खटक साहब रिज़ाइन करेंगे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दूसरी शर्त ये थी कि जो ख़वातीन की हमने जो लिस्ट दी हुई है रिजर्व सीट्स की वो वापस लेंगे, वो रिज़ाइन करेंगे, हमने वो भी कर दिया। फिर हमें बताया गया कि दूसरे दिन बानी चेयरमैन के साथ जेल में मुलाकात तय है और दूसरे दिन ही उन्होंने टाइम से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली पीटीआई ने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि ये मामला हुआ क्यों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर किसके कहने पर उनसे इत्तेहाद किया। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हामिद रज़ा साहब वो भी नाराज़ हो गए क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ सवालात उनके हवाले से उठाए थे और आज एक तकरीब थी इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन के हवाले से, उस पर भी उन्होंने शिरकत नहीं की। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि मामला है क्या। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अहवाल आज की जो नेशनल असम्बली का इजलास था जिसमें तकरीबन 7 के करीब करारदादें पेश हुई, जिसमें ऑर्डिनेंस की कंटिन्यूएशन थी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फौजदारी कानून, निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस, टेली मवासलात एपलेट ट्रिब्यूनल का क़याम ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस अब इसको लेकर भी पार्लियामेंटेरियंस ने सवालात उठाए हैं। इसको हम अगर देखें तो सबसे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने उनका किस तरह से जवाब दिया आज फ्लोर ऑफ द हाउस, जरा देखिएगा। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। और मैं ये दरखास्त करूंगा अपोजिशन से भी कि मुल्क सबका है, रियासत सबकी है। खुदा के लिए मुल्क को चलाने के लिए, मुईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। ये बात इसलिए हुई कि एक दफ़ा फिर हमने ऐवान में शोर शराबा देखा और जिसको कहते हैं ना कि इतना शोर था कि उनको ये बात कहनी पड़ी और IMF को लेकर जिसमें पीटीआई ने ख़त भी लिखा था और IMF का जवाब भी आया था। उमर अयूब साहब जो कि अभी तक अपोजिशन लीडर, उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन जब आज ये सवाल किया गया अयाज सादिक साहब से जो कि स्पीकर हैं तो उनका उनकी स्क्रूटनी हो रही है, इस मामले में भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन उमर अयूब साहब ने इस हवाले से क्या कहा सुन लेते हैं। आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस टेबल किए और इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी दरारें पड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीठ में खुरा खोप रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोप रही है। बुनियादी तौर पे आपस में इनकी कोई हम आंगी नहीं है। बशमूल ऑपोजिशन के किसी को मालूम नहीं है कि इस पे मसला क्या है, इस पे क्या तरामीम करने जा रहे हैं। लॉ मिनिस्टर ने वहां पे कहा, सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर ने, कि ये IMF क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है उसके लिए है। क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक खवातीन और हज़रात? असल में बात क्रिमिनल लॉ की भी हो रही है, फौजदारी कानून की भी हो रही है और उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के पीठ में छुरा घोप रही है और पीपल्स पार्टी नून लीग के पीठ में छुरा घोप रही है। तो भाई ये तो अलग अलग पार्टीज हैं, आपकी अपनी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसकी तहकीकात पहले ज़रूरी हैं। इस पर नवीद खबर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी कॉमेंट किया, वो भी सुनते हैं। We also have very serious reservations about the way the ordinances are being presented.
and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाने पर नवीद कमर साहब ने भी सवालात उठाए। अपोजिशन जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है उन्होंने भी सवालात उठाए, लेकिन उसके साथ साथ जो खुर्शीद शाह साहब है उन्होंने भी कहा कि ठीक है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको भी अदा करें कि सब 2008 से 2018 या 2023 तक सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस कौन सी जमात लाई है, और उनका इशारा यकीनन उस वक्त पीटीआई की तरफ था। असद कैसर साहब भी उन्होंने भी आज बात की है और उस क्या कह रहे थे पहले ये सुन लेते हैं। जिस तरह उन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है, तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते। जिस तरह मजलिस शूरा की जो हक नहीं किए हैं, तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इस तरह हमारे साथ कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यानी मुफाहमत नहीं होगी, मुजाहमत होगी। शेर अफजल मरवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा डिटेल से बात करेंगे। शेर अफजल मरवा साहब अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे जरा हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि शेर अफजल मरवा साहब ने बड़े इल्जामात लगाए और उनके इल्जामात का पर ही आमिर रजा साहब नाराज भी हुए, और कोर कमेटी का जो इजलास था उसमें भी काफी शोर शराबा या नाराजगियां बहरहाल इस सूरत में देखी गई। असल जो सवाल था वो यही आ रहा है कि जब शेरानी ग्रुप से भी आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, तो बल्ले वाला यानी जो नजरियाती ग्रुप था वो कहाँ से आ गया। फिर बात हुई कि अगर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ हो रहे थे तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहाँ से आ गया, और अब पाकिस्तान जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है वो भी मैदान में आ गई है। शेर अफजल मरवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, शुक्रिया। मरवा साहब आपने बहरहाल ये छोटी छोटी आवाजें तो बहुत अरसे से आ रही थी, लेकिन आपने एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स इस हवाले से खोल दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि इसके साथ हो रहा था, बल्ला कहाँ से आ गया, फिर वहदत मुस्लिमीन के साथ हो रहा था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहाँ से आ गई, पहले शेरानी साहब और उसके बाद अब जो है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वाले भी सामने आ गए कि जी हमारे साथ इत्तेहाद हो रहा था और परवेज खट्टक को हमने मुस्ताफी कराया, खवातीन को मुस्ताफी कराया, दूसरे दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। ये हो क्या रहा है मरवा साहब? मेरे ख्याल में मैंने तो बड़ी सीधी सादी बात कही थी, और ये बात मेरी नहीं थी, खान साहब की थी। कल मुलाकात में ये डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा बल्लेबाज का आना जो था वो हमारे लिए हैरत आमेज था, क्योंकि बात हमारी डन हुई थी शेरानी साहब की पार्टी के साथ। तो बल्लेबाज आ गए, और बल्लेबाज शायद आए इसीलिए थे कि इन्होंने हमसे निशान लेके जाना था। अगर बल्लेबाज का चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस न करता तो हम इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं। और बल्लेबाज की आमद जो थी वो कोई फैसला शुदा अमर नहीं था, फैसला तो हुआ था शेरानी साहब की पार्टी के साथ। आप गूगल करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो हमने अलायंस का एहतियात किया था। सीट एडजस्टमेंट हमारी हो गई थी बलूचिस्तान में। सीट एडजस्टमेंट के लिए खान ने बलूचिस्तान के पीटीआई के सदर और जनरल सेक्रेटरी की कमेटी बनाई थी। तो इसके बाद जो है बल्लेबाज आ गया, और बल्लेबाज जो है वो सब कुछ खराब करके चला गया। दूसरी बात जो है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से मेरी बात को गलत रंग पहनाया जा रहा है। मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से ये मैंने आज भी एक और इंटरव्यू में कहा कि इन लोगों की एहसान हम मानते हैं कि बड़े मुश्किल वक्त में इन्होंने खान का साथ दिया, और बगैर किसी लालच तमा के इन्होंने हमें एक शनाख्त दी। मैंने ये कहा था कि वहदतुल मुस्लिमीन के साथ बात हुई थी इनसे पहले, और जब उनकी तरफ से उनके मुखालिफिन या जो भी थे मसले की बुनियादों पे धमकी अमेज उनके पैगामात पीटीआई की क़यादत को मिलने शुरू हुए। ये सारे थ्रेड्स जो है हम खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने इसके बावजूद कहा कि कौम को एतमाद में लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि हमारा ये इत्तेहाद जो है किसी मसले की नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि अपनी सीटें बचाने के लिए है। लेकिन फिर जो है वो शायद क्यों ना हो सका। मैंने इन दो बातों पे बात की, खान साहब जो है उस पे अफसोस का इजहार करते रहे, और उनको इल्म है कि क्यों नहीं हो सका। इसके बाद जो है फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हम जब आ रहे थे, हमें सारी चीज़ों का इल्म था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई इसमें कसूर नहीं है।
खान साहब के साथ इनके मामलात पेशुदा थे और खान साहब की इजाजत से ही हम आए और हमने पूरी पार्टी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में NA में हमने शमूलियत की। तो ये बेसिकली मुख्तसर से हकाइक हैं जो मैंने कल इंट्रोड्यूस। लेकिन फिर ये जानना तो पड़ेगा ना कि फिर ये फैसले कर कौन रहा था, और क्या खान साहब ऑन बोर्ड थे, और अगर खान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे तो ये डिसीजन कौन ले रहा था? बल्लेबाज के मामले पे खान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, ये मैं पूरी वसूख से कहता हूँ, क्योंकि खान साहब ऑन बोर्ड थे। किसका फैसला था? इसकी तस्दीक गौर साहब भी करेंगे और असद कैसर साहब भी करेंगे, शेरानी साहब भी करेंगे, मौलाना गुल नसीब खान भी करेंगे, और शेरानी साहब की क़यादत के दीगर अमायदीन जिनसे हमारे कई सेशन हुए जिसमें मैं शरीक था, तो वो उनको पता था। हमने सारे TORs फाइनल किए थे, सीट एडजस्टमेंट हुई थी, KP में बलूचिस्तान के लिए पार्टी कमेटी बनाई थी, और फिर हमने पटियाला जेल के आगे ये अनाउंस कर दिया था। वो क्यों माइनस हो गए इनका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये बल्लेबाज वाला फैसला किसका था, ये आपके इल्म में है? मैंने कहा बल्लेबाज अचानक कूदा। जिस दिन हमने कागजात नामजदगी जो है वो टिकट हमने जमा करना था, उस टिकट जमा करने के से कोई 8 घंटे या 10 घंटे कबल हमें इल्म हुआ कि बल्लेबाज साहब तशरीफ ले आए। नहीं, वो फैसला मगर किसका था? बल्लेबाज तो कूदा, लेकिन किसी ने तो कुदवाया होगा ना, धक्का तो दिया होगा। मैंने कहा ना कि मुझे जिसने कुदवाया उनको पता होगा, लेकिन खान जो था वो इससे लाइलम था। और अच्छा ठीक है, एक और, हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब ये बताएगा कि ये मामला तो अपनी जगह, चाहे शेरानी ग्रुप का हो गया, वहदत मुस्लिमीन का हो गया, सुन्नी काउंसिल का हो गया, आज जो PTI पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खटक साहब है, उनके जो स्पोक्स पर्सन तर्जुमान वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी मुआहिदा हो रहा था। इसी 2 शराइत थी, एक तो परवेज खटक साहब रिजाइन करेंगे एंड ही रिजाइंड, दूसरी ये था कि जो खवातीन मखसूस नशिस्तों पे आपने जमा कराए वो भी रिजाइन करेंगी। और फिर हमारी मुलाकात भी तय थी बानी चेयरमैन से, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। ये इसकी क्या हकीकत है और कितनी हकीकत है इनके इस बयान में? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये मामलात कुछ लीडर ने अपने तय किए थे। खान साहब को एक दफा बताया गया था, लेकिन चूंकि परवेज खटक या उनके साथी या उनकी पार्टी से शदीद नफरत है PTI खैबर पख्तूनख्वा में, और चूंकि वर्कर ही हमारा सारा असासा है, और चूंकि वर्कर्स के जज्बात के मनाफी हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। इन वर्कर ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मारे काई हैं, पर्चे भुगते हैं, अपने जेब से पेट्रोल लगाया है, तो लिहाजा हमें बैकलैश का अंदेशा था। और परवेज खटक जो था वो एक सेनेट में सीट एक मांग रहा था कि सेनेट में मुझे इसके अगेंस्ट एकोमोडेट करेंगे। खान साहब को जब वर्कर के जज्बात से आगाह किया मैंने, और तब जो है ये डिसाइड हुआ कि ये इस डील पे अमल दरामद नहीं करते हैं। परवेज खटक साहब तो यहाँ तक अपनी खिदमत अदा करने को तैयार थे, वो कह रहे थे मुझे मिलवा दो, मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी डील कराता हूँ। परवेज खटक साहब कहते हैं इमरान खान साहब से मिलवा दो, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करवाता हूँ। जी हाँ। तो फिर किसने नाम मिलवाया, या खान साहब ने मिलने से मना कर दिया? हमने जो है उनकी इस पूरे अफर और डील को रद्द किया। खान साहब ने एग्री किया, क्योंकि परवेज खटक नफरत की इलामत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत मजालिम हमारे वर्कर पे डाए इन्होंने। जब ये प्रैक्टिकली वजीर आला था, तमाम मशीनरी इसके अंडर थी, KP में इसने बड़ा अंत फैलाया, बड़ा ज़ुल्म किया हमारे साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, खसूसन वर्कर के साथ। तो लिहाजा इन तमाम फायदों की इवज उसका हमारे करीब आना भी हमें गवारा नहीं था। अच्छा, बज़ाहिर ये लग रहा है, और अब PTI की जो पुरानी लीडरशिप है, वो ये सीनियर लीडरशिप है, वो ये सवाल उठा रही है
कि वुकला ने, और पहले भी उठा रही थी, अब ज्यादा खुल के कर रहे हैं कि वुकला ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है। बहुत सारे मामला सीनियर सियासतदान जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो पीटीआई के, उनके इल्म में नहीं होते हैं और वुकला अपने तई फैसले कर रहे होते हैं, खुद से खान साहब से मिल रहे होते हैं, अपने तई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। शौकत यूसुफजई साहब ने भी आज बड़े सवालात उठाए। तो इसमें ये वाकई कोर कमेटी में भी आज कुछ इसी किस्म के मामलात हुए। तो ये तासुर दुरुस्त है कि पार्टी को वुकला ने हाईजैक कर लिया है? नहीं, पार्टी को वकला ने हाईजैक नहीं किए हैं, खान ने ही वकला को आगे रखा है। और खान को जरूरत थी, पार्टी को जरूरत थी, क्योंकि जिस वक्त वकला सामने आए उस वक्त पार्टी की आदत मजबूरी के आलम में छुपी हुई थी। पार्टी का नाम लेना, पार्टी का झंडा उठाना, पार्टी की कैंपेन करना, पार्टी की कन्वेंशन करना, ये उस वक्त इन लीडरों के बस की बात नहीं थी। तो उस वक्त वकला ही मंजर आम पे थे, सामने आए, पार्टी के अलम बुलंद किया, पार्टी के लिए कन्वेंशन किए, पार्टी को उठाया, और ये सब कुछ खान की पॉलिसी के तहत हुआ। और अल्लाह के फजल से कौम ने खान को, पीटीआई को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से नवाजा। खान की इस हद तक जो पॉलिसी थी वो कामयाब रही है, और हम अपने लीडर पीटीआई की जो क़यादत है उनका बड़ा एहतराम करते हैं। गुजारिश ये है कि जो जितना हिस्सा डालेगा उतनी उसकी इज्जत होगी। काम करेंगे, एहतजाज करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जलसे करेंगे, तो तब जो है किसी की शनाख्त जो है अब बनेगी। अब सिर्फ पुराने नाम की वजह से कोई लीडर नहीं रह सकता है। अमलन निकलेगा, रोडों पे जुलूस करेगा, रैली निकालेगा, आवाम को लाएगा, क्योंकि वर्कर जो है, वर्कर हमारे साथ खड़े रहे हैं, वर्करों है, और जो वर्कर पीटीआई को मिले हैं वो वर्कर किसी पार्टी के पास नहीं है। लिहाजा लीडर्स को अभी खान ने एहतजाज की गाली दी हुई है, लेकिन एहतजाज पे लीडरशिप जो है उसका वो रिस्पांस खान के मयार के मुताबिक नहीं है, और खान साहब इससे आगाह भी है। इंशाल्लाह आइंदा रमजान में भी हम जलसे कर रहे हैं और ईद के बाद भी करेंगे, तो हमें तवक्को होगी कि जो क़यादत है वो अपना मकाम हासिल करेगी जब एहतजाज में ये अवाम के अज़्दहाम को निकालेगी। ठीक है, हमें जरूरत है। बिल्कुल सही है। आज अमल का वक्त है, शेर अफजल अमल से क़यादत। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मनोहर साहब, आप भी काफी तनकीद की जद में रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है, कोई अरसलान बलोच है वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, बहुत सारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। प्लस ये कि जो कहा यह गया कि कुछ एंकर्स का बाइकआउट किया, और एक ग्रुप था, डॉक्टर मुसद्दिक हैं कोई, उन्होंने शेयर भी किया उस ग्रुप में, उसके बावजूद आप एक प्रोग्राम में चले गए और उस एंकर के पास चले गए जिनका पीटीआई ने बाइकआउट किया था। तो आप पीटीआई की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे। गुजारिश ये है, ये जिस शख्स का नाम बताया बलोच का, ये उन्हीं लोगों का गमाश्ता है जिन्होंने जो बल्लेबाज को लाए थे। तकलीफ इनको ये हो रही है कि जो इन्होंने किया है या जो इनकी मजमूम हरकत थी जिससे पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, हम बेनिशान भी हुए, हम 80 रिजर्व सीट भी लूज कर गए। वर्कर को ये बताना जरूरी है, क्योंकि वर्कर ने जान लड़ाई है इस मैंडेट के लिए। तो बलोच भी आगे आया, मैं तनकीद की जद में हूँ, मेरे खिलाफ तनकीद जो है वही अनासिर पार्टी के करवा रहे हैं, इनके शेरों की मुझे अच्छी तरह इल्म है। और इस दफा मैंने खान साहब को आगाह भी किया, खान साहब को सारी चीजों का इल्म है, वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि बस आप फोकस करें एहतजाज पे, जलसों पे, कन्वेंशन पे या पार्लियामान के अंदर। नहीं वो तो ठीक है, मगर एक एंकर, कुछ एंकर्स का अगर बाइकआउट हो गया था मरवत साहब, तो फिर आप उधर शो में क्यों गए? पार्टी पॉलिसी की आपने खिलाफ वर्जी की, क्या अगेंस्ट गए? हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये जो बाइकआउट हुआ था ये 4 माह कबल हुआ था। इस दौरान हमारे पार्टी के और अमायदीन लीडर्स भी इन एंकर्स के प्रोग्रामों में गए, तो लिहाजा में गया। लेकिन शाहजेब खानजादा के हवाले से इतनी सख्त पॉलिसी नहीं थी, अलबत्ता एक दूसरे एंकर साहब है उनके हवाले से पॉलिसी सख्त थी। बहरहाल मैं अपना काम खान की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कर रहा हूँ, और वो मेरे बास हैं, उनको मैं जवाबदेह हूँ, मैं बार बार कह चुका हूँ। ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सर वैसे जिन 4-5 एंकर्स के नाम थे उस लेटर में जो 4-5 एंकर्स के नाम थे उसमें शाहजेब खानजादा भी मौजूद है, जो पीटीआई जिनकी ने बाइकआउट किया, और वो लेटर कहते हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दिक ने उस ग्रुप में शेयर भी किया था, लेकिन उसके बावजूद आपने नहीं उसको फॉलो किया।
ये चूंकि जिस सोशल मीडिया टीम ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था मैं उसको ही नहीं मानता हूँ, तो फिर उसके नोटिफिकेशन की क्या औकात है। ये आइंदा भी जाएंगे। ये बलोच इसी मीडिया टीम का हिस्सा है, तो लिहाजा ये ठीक है, ये लोग कोई 8 माह से मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन करवा रहे हैं पीटीआई के लिबादे में, लेकिन मुझे परवाह नहीं। आज भी मैंने उनको कहा है कि 10,000 पोस्ट और कर लें, मैं शाबाश भी दूंगा अगर ये 10,000। अच्छा, एक आखिरी सवाल मरवत साहब, अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला केपी ओथ सेरेमनी में नहीं गए, वजीर आजम के बाद में मिलने चले गए और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मुफाहमत की बातें भी हो गई। ये भी खान साहब ऑन बोर्ड हैं या उनका अपना इनिशिएटिव था गंडापुर साहब का? गंडापुर साहब का इनिशिएटिव था। खान साहब बाद में जो है इन्फॉर्म हुए, लेकिन खान साहब को हमने ब्रीफ किया। जिन जरूरियात के तहत गंडापुर साहब को जाना पड़ा, गर्चे वर्कर्स का बैकलैश आया और खान साहब ने उसको भी कंसीडर किया, वर्कर्स के इमोशन को, जज्बात को। और खान साहब की ख्वाहिश थी कि ये बैलेंस तरीके से होता, क्योंकि वो समझते हैं कि आज कल हम किसी हालत में वर्कर की जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, तो चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, लेकिन वर्कर ये चाहते हैं कि हम अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए सही मानों में एहतजाज भी करें, और जो नून है या पीपल पार्टी है इनसे कोई हमारी मुफाहमत की शबी इनको नजर ना आए। गंडापुर साहब जो गए थे उन अवामिल का हमने जिक्र किया। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत टाइम का। अली अमीन गंडापुर साहब गए थे, अपनी खुद से गए थे, खान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन उनके जाने के बाद खान साहब को कॉन्फिडेंस में लिया गया और अवामिल का जिक्र किया गया, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब को, जो कि वज़ीर आला है केपी के, उनको जाना पड़ा। मुख्तसर सा ब्रेक से आपके साथ हैं। तो आसिफ किरमानी साहब सीनियर क़यादत है नून लीग की, सवालात उठा रही, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही, लेकिन नून लीग के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। वजह क्या है, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम किरमानी साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया नादिया बीबी। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड दैट यू आर इन आवर शो टुडे। किरमानी साहब फरमाइएगा, PMLN के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं और ये आवाज़ें कोई ऐसी नहीं है कि मतलब ठीक है कुछ लोग बात कर रहे हैं, बड़ी मुख्तलिफ शख्सियात बात कर रही हैं, आप बात कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब बात करते रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब बात करते रहे, फिर जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे, मेहताब अब्बासी साहब, फिर मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़े इंकशाफात कर दिए, लेकिन PMLN की क़यादत इस बात को सुन क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, क्या है PMLN के अंदर हादसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी बात कर रहा है, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, और मैंने हमेशा जब भी बात की उसमें मैंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पार्टी के इंटरेस्ट को और लीडरशिप के इंटरेस्ट को हमेशा मैंने मद्देनजर रखा। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, और मैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बात करता रहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में भी, 16 महीने की PDM के दौर में भी मैं एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज़रूर करता रहा, और जो हमारा फ़र्ज़ भी है। और ये पार्टियों के लिए अंदर जिन जमातों की जमहूरियत होती है वहाँ इख्तलाफ राय भी होता है, और वहाँ आवाज़ बुलंद भी करनी चाहिए और दूसरों को सुनाई भी देनी चाहिए। हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया। अब अगर कोई नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा तो दुआई कर सकता हूँ मैं उसके लिए, लेकिन सच और हकीकत जो है वो लीडरशिप तक ज़रूर जानी चाहिए, ताकि उसको ज़मीनी हकाइक जो हैं उसके बारे में तमाम मालूमात पहुँचाना एक लॉयलिस्ट वर्कर का, पार्टी के वर्कर के, ये बुनियादी और अव्वलीन जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, वो खामोश हैं, वो बात नहीं कर रहे। अब वो सिर्फ एक MNA हैं। अगर पार्टी की सदारत की बात की जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। ये नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो माइनस हो गए? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि माइनस हो गए, क्योंकि अनलेस के वो खुद अपने आप को ना माइनस कर लें,
नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब से बिलोंग करता है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जो इलेक्शन के नताइज आए वो हमारे लिए कोई गैर मुतवक्का नताइज थे। हमारा ये ख्याल था कि चूँकि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं और पार्टी जौन सी है वो कम अज़ कम एक सिंपल मेजॉरिटी को पहुंचेगी, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा हो ना सका और जिसके नतीजे में फिर नवाज शरीफ साहब जो कि वो मखलूत हुकूमतों के हक में नहीं हैं की सरबराही के कम अज़ कम, तो उन्होंने मुनासिब समझा वो को फिर शहबाज साहब जो कि ऑलरेडी 16 महीने का एक तजर्बा कर चुके हैं पीडीएम की फॉर्म में, उनको आगे उन्होंने कर दिया। चूँकि मियाँ साहब ये समझते हैं कि जो ये मखलूत हुकूमतें होती हैं एंड अ पर्सनैलिटी लाइक नवाज शरीफ साहब, वो एक लिमिटेड स्पेस में कोई इधर से खींच रहा है उधर से खींच रहा है, खींचातानी, जैसे देखें ना आज वो एक नोटिफिकेशन हुआ और वापस लेना पड़ा, तो ये प्रेशर्स होते हैं। तो वो मियाँ साहब जो हैं वो ज़रा खुल के खेलने के आदी हैं और वो किसी भी लगी लिपटी बगैर मतलब बात करने के भी आदी हैं। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि भाई अगर ये नहीं हमें सिंपल मेजॉरिटी मिली तो उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो जौन सी थी फिर वो पंजाब पर मरकूज की, जिसके नतीजे में फिर उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनवाया। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर समझता हूँ कि जी 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 किरमानी साहब, आप सिंपल मेजॉरिटी की बात करें कि वो नहीं मिली, आप समझ रहे थे मिलेगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की लाहौर की सीट है वो भी डाउटफुल है और ये कहीं ना कहीं से आवाज़ें भी उठ रही हैं कि ये 4 हल्के खोल दिए जाएंगे दोबारा, तो उसमें नवाज शरीफ साहब की सीट भी होगी जो कि शायद वो बरकरार अपनी जीत ना रख सके, मानसेरा से वो हार गए। अगर पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब का ही वोट था और दीगर नवाज शरीफ साहब के वोट के नाम पर जीते, तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद क्यों हारे? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें अब जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, जो मैं बड़े इसको स्टडी किया है मैंने, चूंकि मैंने साल नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किया और मैंने 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन की कैंपेन में मैं बराह रास्त उनके साथ असिस्ट करता रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मियाँ साहब 4 साल बाद तशरीफ लाए, वो 4 साल गैर फाल रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो तशरीफ लाए उसके बाद जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा किया उन्होंने, उसके बाद जो उनके इलेक्शन मैनेजर्स थे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जिन्होंने उनकी इलेक्शन कैंपेन मैनेज की या बनाई, वो मैं समझता हूँ कि वो प्रॉपर में वो नहीं बना सके, चूँकि जिस तवातर से मियाँ साहब को जलसे करना चाहिए थे, चूँकि लोग नवाज शरीफ साहब को देखना और सुनना चाहते थे, वो गालबन उन्होंने बहुत महदूद जलसे किए। एक ये वजह हुई। फिर एक वजह यह भी हुई कि जो मंशूर था हमारा वो 8 दिन पहले आता है। अच्छा, अब इतनी बड़ी जमात का मंशूर 8 दिन पहले आए। अब कुछ लोग होते हैं जो, और बड़ी एक माकूल तादाद है, सीनियर लोग होते हैं जो आपके मंशूर को पढ़ते भी हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अपना माइंड अप्लाई करते हैं। एक वो फैक्टर हुआ। फिर एक और हमारा नुकसान हुआ कि जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत का ढोल हमने गले में बजाया हुआ था डालकर, और जिस तरह की महंगाई हुई, जिस तरह की जानलेवा महंगाई हुई और लोगों की चीखें निकली उस 16 महीनों में, वो भी मलबा हमारे पे पड़ा। दूसरी एक जो चीज़ फिर और हुई कि जो एक चीज़ को हम नज़रअंदाज करके, मतलब जितना हमें उस तरफ सोचना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो था आपका यूथ, स्पेशली जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ था जो और वो भी जो जॉबलेस था, जो ये रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से उकता चुका है काफ़ी अरसे से, उसको भी हम ऑन बोर्ड लेने में उस तरह नहीं कामयाब हुए जिस तरह होना चाहिए था। तो ये तमाम फैक्टर्स जो से थे, इन्होंने मिलकर हमें इलेक्शन में जो हमारी तवक्को थी कि सिंपल मेजॉरिटी की, वो हमें ना मिल सके। तो मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये उसकी वजूहात करना चाहिए। लेकिन किरमानी साहब, आप नहीं समझते कि इसमें एक फैक्टर वो भी था कि जो एक इंप्रेशन आया और काफी हद तक वो दुरुस्त भी था कि डील हो गई और हमारी तो बात हो चुकी है। देखिए ना, जुबैर साहब कल इंटरव्यू एक जगह पर दे रहे थे मालिक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के कहने पे बाजवा साहब के साथ की, सारी चीजें की और उसके बाद उनको साइड लाइन किया गया। तो ये एक अहम फैक्टर नहीं था कि पूरा बयानिया या पूरा जो वोट पड़ा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ गया? देखिए, जहाँ तक ये जो आपने बात फरमाई है,
मैं समझता हूं कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जिस दिन हमने जनरल बाजवा साहब को वोट डाला था उसी दिन से हमारे जो पॉपुलैरिटी थी, आप उससे पहले देखें कि मियां साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ जा रहा था। जो ही हमने उनको बाजवा साहब को वोट डाला और फिर उसके बाद 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट ली, तो उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात का आगाज हुआ। अब कौन क्या कहता है, मैं किसी के मामलात में जाती तौर पर कमेंट नहीं करता होता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस वोट को इज्जत दो के बयानिए को हाथ से जो हमने फिसल गया हमारे, या हमने उसको फारिग कर दिया, उसके वो पहली एक थी हमारी जो एक तरह का डाउनफॉल वहां से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। और फिर जैसे मैंने बाकी अवामिल आपको बताए हैं कि उन्होंने भी उसमें अपना पार्ट प्ले किया। अब मैं जो समझता हूँ, जो लम्हा फिक्रिया देखे ना कितना ये मेरे जैसे थर्ड जनरेशन मुस्लिम लीग के लिए बड़ी अजियत है कि एक वो जमात मुस्लिम लीग, मैं तो उसकी आगोश में पला बढ़ा हूँ मुस्लिम लीग की, कि एक मुस्लिम लीग जिसका लीडर नवाज शरीफ कभी 2/3 मेजोरिटी के साथ विफाक और चारों सूबों में हुकूमत माजी में बनाता रहा, कभी 2/3, कभी कंफर्टेबल मेजोरिटी, कभी सिंपल मेजोरिटी। आज असल जो सोचने का मकाम है और लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि आज ये मुस्लिम लीग नून की जमात ये सुकड़ कर क्यों सूबे एक तक महदूद हो गई है। आप केपीके में देख लें, कभी आपका वहां चीफ मिनिस्टर होता था, बलूचिस्तान में आपका चीफ मिनिस्टर 2013 में हुआ, सूबा सिंध में आपके चीफ मिनिस्टर रहे, गौस अली शाह साहब रहे, लियाकत जतोई साहब रहे, पंजाब तो आपके पास था ही। असल सोचने की बात अब ये है कि वो क्या अवामिल हैं और उन पर मियां नवाज शरीफ साहब को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आगे देखिए अगर तो सियासत को बढ़ाना उन्होंने अपने और आगे लेके चलना है पार्टी को, तो दिस इज हाई टाइम कि वो बैठकर अपने लॉयलिस्ट लोगों के साथ एक बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या वजह थी कि ये इस इलेक्शन में वो नताइज हमें नहीं मिले जो हम तवक्को कर रहे थे। ठीक है सर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो वज़ीर आला हो गई और कहा यह भी गया कि शायद नवाज शरीफ साहब ने इसलिए भी कुर्बानी दी। क्या मरियम नवाज साहिबा का जो अभी अंदाज है मतलब अंदाज सियासत कह लीजिए या गवर्नेंस कह लीजिए बहैसियत वज़ीर आला, इससे आप मुतमईन हैं? देखिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, चूंकि उन पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है और वो पहली दफा उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर बनी है और 66% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन का सूबा है। मैं तो उनको बेस्ट विश करता हूँ। एक इजाजत दें तो एक शेर सुना देता हूँ छोटा सा मीर तकी मीर का, कि वो मीर ने कहा है ना कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कागा शीशा गरी का। कहने का मतलब ये है कि ज़रा थोड़ा उन्हें चाहिए कि अपना मेरा ख्याल है वो बहुत तेज़ इस वक्त तेज़ी में दिखाई दे रही हैं, चूँकि ये लंबी दौड़ है, तो मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले वो अपने आप को थका लें। और उनको जो चीफ मिनिस्टर होता है सूबे का, उसमें और एक चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी में फ़र्क होना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट, फूड मजिस्ट्रेट और एक चीफ मिनिस्टर में फ़र्क होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का इतना दबदबा, इतना रौब और जलाल होना चाहिए कि किसी की जरूरत ना हो कि जिसको पता हो कि चीफ मिनिस्टर दफ्तर में बैठा है या बैठी हैं और वो किसी को गरीब का या मिडिल क्लास का इस्तेहसाल कर सके या कोई महंगाई का बायस बन सके। लेकिन हाउएवर वो जाहिर है एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, वो भाग दौड़ कर रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। सर ये कैसी हुकूमत है, दोबारा आई है पीडीएम की हुकूमत, वजीर आजम तो थे अभी दोबारा, लेकिन ना आप अपना वजीर दाखिला ले सके, ना आप वजीर ख़जाना लगा सके। नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा नून लीग की हुकूमत है और इस वजीर ख़जाना जो है वो इसहाक डार साहब नहीं है। फिर वजीर दाखिला जो केयर टेकर सेटअप के थे वो यहाँ पे आके वजीर दाखिला, ये कैसी हुकूमत है? व्हाई दे आर सो कॉम्प्रोमाइज्ड? देखिए ये एक जैसे मैंने कहा ना कि अब इसमें काबीना जो बनी है, ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर मुंतखब हैं और एक साहब ऐसे हैं जिन्हें आई डोंट नो, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट हों, जो वजीर ख़जाना के मनसब पर फायज हुए हैं। बट पाकिस्तान, नादिया बीबी नीड्स एन इकोनॉमिस्ट, वेयर एज द जेंटलमैन इज अ बैंकर।
अच्छा, अब हम ऐसा बदकिस्मत के मुल्क है, मुझे कहना चाहिए या नहीं, अल्लाह ताला इसकी किस्मत बदले और इसको संवारे, ये हमारा घर है, कि कभी हम कोई शौकत अजीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, कभी को मोइन कुरैशी ले आते हैं, और इस केस में भी देखा जाए कि उन्होंने हलफ पहले उठाया और शहरियत पाकिस्तान की जो मीडिया में आ रहा है कि बाद में हासिल की। तो मेरा ये गुजारिश है कि ये डिफरेंट लॉबीज हैं जो जिनके ये नुमाइंदा कैबिनेट है, जिसमें पॉलिटिकल लॉबीज के भी हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग होंगे, इसमें और भी दीगर जिन लोगों ने लॉबिंग की हैं वो लोग होंगे जी। असल टास्क ये है, अब देखना ये है कि अब ये बन गई कैबिनेट, चलें जैसी तैसी भी बन गई, अब इनको डिलीवर करके देना है। अगर, और ये 3 महीने नहीं मैं देता जी, मैं कहता हूँ इनको 6 महीने आप दें, क्योंकि अभी IMF का भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आपको इस IMF के प्रोग्राम के अंदर रहकर जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, जो जिसकी चीखें निकल गई हैं महंगाई से, आपको उनको रिलीफ देना पड़ेगा। और ये कौम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। लोगों के घरों के बजट तबाह हो चुके हैं जी, इसलिए बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब आपके टाइम का, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन वही वाली बात है कि हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब कुछ भी हमें अनहोनी नहीं लगती। तमाम मौज़ात जो इस मुल्क में होते रहे हैं, शौकत अजीज से लेकर मोइन कुरैशी तक, और ये सबसे बड़ा मौज़ा ये कि आप पाकिस्तान आ गए, आपने कैबिनेट के मेंबर बन गए, आपने अपना हलफ भी उठा लिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी शहरियत भी तो दे ही दीजिए। तो शायद कोई दे भी दे। मुख्तसर सा ब्रेक लाते हैं। पाकिस्तान की मईशत इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। IMF के साथ डील, IMF के साथ IMF की डिमांड्स और NFC अवार्ड पर भी बात, जिस पर मना कर दिया गया है, इसके नताइज क्या होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ इस समय मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। सर, हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उसी के तहत पहले भी आते रहे लोग, अभी भी आ गए। एक हमने फाइनेंस मिनिस्टर, पहले उन्होंने ओथ ले लिया, बाद में उन्होंने शहरियत के लिए दरख्वास्त दे दी। बट अभी जो IMF वाला मामला है और IMF के जो मुतालबा सामने है, खासतौर पे NFC अवार्ड को लेकर, और आपको याद होगा जो पहला फ्लोर ऑफ द हाउस जो शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वोट लिए थे उन्होंने वजीर आजम के लिए, जो उन्होंने स्पीच की थी, NFC अवार्ड का जिक्र उन्होंने भी किया था कि सारा हिस्सा सूबों में चला जाता है, वफाक के पास कुछ बचता ही नहीं है। तो क्या अब IMF ने ये मुतालबा भी कर दिया, क्या आपको लगता है कि इसको कंसीडर करने की जरूरत है, और अगर नहीं किया तो IMF के साथ डील हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहिबा, एक सोबरिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। 23वां IMF का प्रोग्राम जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये दिया ही इसलिए गया था कि ये 9 माह राइड आउट कर लें और इस साल $25 अरब कलेक्ट कर लें ताकि वक्त गुजर जाए। और 24वें IMF प्रोग्राम में 76 साल हिस्ट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं। IMF इज़ द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। IMF is a doctor of the ICU. It's a doctor जिसको आप लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट करके जाते हैं। पाकिस्तान 24वीं दफ़ा जा रहा है। पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करें कि खड़े हुए कहाँ पे हैं। कितना सोबरिंग है ये मोमेंट कि मैं भी ये कह रहा हूँ कि जाना ही पड़ेगा, उसके बगैर अगले 2 साल के भी $25 अरब नहीं कलेक्ट होंगे। टेल विंड नहीं है जियो स्ट्रेटेजिक, दोस्त भी यही कह रहे हैं। सो ऑब्वियसली बहुत नैरो पाथ है पाकिस्तान के लिए। पर जो बात असल है वो आपने रखी है सामने। पहले अपने घर में देखिए, अहाता कीजिए, अदराक कीजिए। पाकिस्तान का इस वक्त ये हाल है कि इस साल नादिया साहिबा 8500 बिलियन रुपीस हमने डेट की मद में देने हैं। ये देने के लिए जब सूबों को हम अपना फेडरल के सारे पैसे दे देंगे, सारी टैक्स कलेक्शन नॉन टैक्स कलेक्शन मिला के, तो पाकिस्तान के पास 7000 अरब रुपया होगा। 1300 अरब बोरो करेंगे और अपना सूद देने की पोजीशन में आएंगे। पेंशन्स, आर्मी की रनिंग, PSDP की रनिंग, पाकिस्तान का जितना आपने इनकम सपोर्ट में देना है, एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। अब मुझे बताइए कि यहाँ से रिपेयर शुरू कैसे करनी है। छोड़ भी दूं मैं IMF को, तो मुझे बताइए कि 5वीं आपने एक कमेटी बनाई है जिसमें अब आप ये कह रहे हैं कि हम फिर ऑस्टेरिटी और एक्सपेंडिचर का जायजा लेंगे। उन 5 कमेटीज की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। मैं 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पेंशन को रिपेयर करना है, उसका आगाज तो कीजिए ना।
800 अरब रुपए की पेंशन है वफाक की, 1800 अरब रुपए की पेंशन है पूरे पाकिस्तान की। अब आप मुझे बताइए कि अगले साल जब ये 2000 अरब रुपया हो जाएगी तो आप क्या करना चाहते हैं? छोड़ दें अगर आईएमएफ को, आप मुझे बताइए कि आपने जो इतनी बड़ी डेट की पेमेंट है हर साल, इसकी डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है? सो द क्वेश्चन वेरी ट्रू। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।